हेलो सलाम स्टूडेंट्स, हाँ जी, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 16, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। मैं आपके साथ सईद हसन अब्बास। लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर में चीज़ें डिस्कस की थी वो बेसिक सा हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू देखा था कि इस चैप्टर में हम किस तरह की चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। और कुछ हमने वर्ड्स को डिस्कस किया था। हमने कहा था कुछ मटेरियल्स डक्टाइल होते हैं, कुछ मटेरियल्स मेरिएबल होते हैं, एक कंडक्टिविटी से क्या मतलब है। और फिर हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि सॉलिड्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो कि हमने 4 टाइप से की थी। आज सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बुक का। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कि किसी सॉलिड के अंदर अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो वो किस एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। उनकी अरेंजमेंट बहुत मैटर करती है। क्यों मेरे मैटर करती है? क्योंकि वो अरेंजमेंट डिटरमाइन करेगी कि वो सॉलिड किस कैटेगरी में जा रहा है। अगर आप ये सामने आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम में आपको सॉलिड्स की जो कैटेगरीज शो हो रही हैं वो आपको 3 कैटेगरीज शो हो रही हैं। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन, एक आपको एमॉर्फस, और तीसरी जो कैटेगरी नई कैटेगरी है वो है पॉलीक्रिस्टलाइन। ठीक है, तो पॉलीक्रिस्टलाइन भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले यही है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक और नाम भी है, इसको हम सिंगल क्रिस्टल नाम देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरह के क्रिस्टल्स प्रेजेंट। अब सिंगल क्रिस्टल का हर किसी मतलब नहीं कि इसमें एक क्रिस्टल है। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल का मतलब है इसके अंदर जो क्रिस्टल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, वो सेम होंगे। लेकिन पॉली क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन टू। ठीक है, तो जो पॉली क्रिस्टलाइन होगा उसमें जो होगी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल से मिलके बना होगा, उसको पॉली क्रिस्टलाइन कहेंगे। और एमॉर्फस में तो क्रिस्टल्स का कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए उसको नॉन क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस या ग्लासी सॉलिड्स, या एक नाम और भी देखेंगे, इसको सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंस। किसमें डिफरेंस? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज़ आप याद रख लो, क्रिस्टलाइन में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो प्रेजेंट होंगे ना, वो प्रॉपर एक आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। और ये अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में फॉलो हो रही होगी। ठीक है, तो पूरे क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टल 3 डायमेंशनल चीज़ है, तो वो जो प्रॉपर अरेंजमेंट है वो एक्स एक्सिस में भी फॉलो हो रही होगी, वो अरेंजमेंट वाई एक्सिस में भी फॉलो हो रही होगी, और वही प्रॉपर अरेंजमेंट आपके पास जी एक्सिस में भी फॉलो हो रही होगी। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ आप ज़रा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ये तीनों चीज़ें एक वक्त प्रेजेंट नहीं होगी। एटम प्रेजेंट होते हैं किसी एक एलिमेंट में। अगर आप कोई एलिमेंट ले रहे हो उसमें एटम्स होंगे। ठीक है, अगर आप कोई आयनिक कंपाउंड ले रहे हो उसमें आयंस होंगे। ठीक है, अगर आप कोई फार्मूला यूनिट्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें आयंस होंगे। और अगर आप कोई कंपाउंड ले रहे हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। तो डिपेंड करता है आपका आपका केस क्या है। आप कोई एलिमेंट डिस्कस कर रहे हो, कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे हो, आयनिक सॉलिड्स डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें फिर एटम्स, आयंस, या हम जो है जनरल डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम तीनों चीज़ें लिख रहे हैं कि जिसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं ये अरेंज्ड हो गए, किस तरह अरेंज्ड हो गए? इन अ रिपीटेड 3D पैटर्न विद इन द सॉलिड। और हमने ये कहा कि ये जो अरेंजमेंट है ये पूरे क्रिस्टल में पीरियोडिकली फॉलो हो रही होगी, एंड दिस अरेंजमेंट रिपीट्स पीरियोडिकली, it repeats periodically over the entire crystal। ठीक है, अब periodically का क्या मतलब होता है? periodically की आप एग्जांपल समझ सकते हो, जिस तरह सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम जो होता है वो बार बार देखो अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा होता है, तो आप इस तरह की मोशन को कहते हो कि ये एक पीरियोडिक मोशन है, जो चीज़ बार बार वही बिहेवियर शो कर रही हो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी एटम्स जो रिपीट हो रहे होते हैं वो सेम ऑर्डर में फॉलो होते हैं। मतलब हर क्रिस्टल के दिमाग समझ लो डिस्टेंस भी सेम होगा, और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम पीरियोडिकली कहते हैं। अब एमॉर्फस की जो डेफिनेशन होगी वो बिल्कुल ही इसी से ऑपोजिट होगी। उसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो है वो कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉलो नहीं कर रहे होगी। तो यही डेफिनेशन है कि इन एमॉर्फस सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ 3D रिपीटेड पैटर्न विद इन द सॉलिड। सच सॉलिड आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। अब कुछ और, ये इनकी तो डेफिनेशंस हो गई। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ है नीचे। अब सबसे पहली जो क्रिस्टलाइन की ये प्रॉपर्टी है कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं इनकी शेप डेफिनेट होती है,
फिक्स्ड होती है, इनकी शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो है वो असल में क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल में आता है। तो सोडियम क्लोराइड की जो शेप है वो फिक्स्ड होती है और वो क्यूबिक होती है। आप जो मर्जी कर लो, कभी उसकी शेप चेंज नहीं होगी। एक्सेप्शनल केस है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन में 10% यूरिया डाल दो तो वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स बन जाएगी, लेकिन हम वो केस डिस्कस नहीं कर रहे, हम उसकी नेचुरल शेप की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल शेप जो NaCl की होती है वो क्यूबिक होती है, उसकी आप शेप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड्स है ना, इनकी कोई प्रॉपर एक्सटर्नल शेप नहीं होती। एग्जाम्पल आप ले सकते हो आप यहाँ पे रबर की, ठीक है, या क्ले, जो बचपन में आप चाइना क्ले जिसके साथ खेलते थे ना, तो उसकी देखो कोई शेप नहीं है, उसको आप चाहो तो प्रेस करो तो कुछ और शेप बन जाती है ना, उस पर आप फोर्स लगाओ तो उसकी शेप चेंज हो सकती है। यही पॉइंट है कि इनकी कोई आपके पास इनकी शेप में कोई रेगुलरिटी नहीं होती, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर शेप होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखो मैंने ये कहा कि हर एटम्स प्रॉपर अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं पीरियोडिकली, तो ये मतलब है कि हर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस सेम है तो फोर्स क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बराबर होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। इक्वली स्ट्रॉन्ग मतलब सबकी स्ट्रेंथ सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो कोई बॉन्ड वीक हो। लेकिन एमॉर्फस में ऐसा नहीं है। एमॉर्फस में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एमॉर्फस में जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस वेरी कर रहा होता है। कहीं पे एटम्स करीब करीब हैं, कहीं पे एटम्स दूर दूर हैं, तो वहाँ जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो वेरी है। तो उसमें यही पॉइंट्स है कि ऑल बॉन्ड्स इन आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग। किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा, किसी की स्ट्रेंथ कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये थोड़ा सा ज़रा एक आपके पास यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का। अच्छा, वो पॉइंट ये है कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब एन आइसोट्रॉपिक है क्या, वो मैंने साथ ब्रैकेट में लिखा है। तो ये ब्रैकेट वाली चीज़ आपने लिखनी नहीं है, जिस सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है कि एन आइसोट्रॉपिक। अब एन आइसोट्रॉपिक क्या होती है? एन आइसोट्रॉपिक मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिनको आप किसी भी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन में यूज़ करो, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपके माइंड में आएगा कि नहीं सर ये तो हर मटेरियल ऐसा होता है, आप उस मटेरियल को खड़ा करके यूज़ करो, आप वहाँ पे लिटा के यूज़ करो, तो आपके माइंड में आएगा कि नहीं सर उसकी तो प्रॉपर्टी हर वक्त सेम रहेगी। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। मैं आपको इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ, आपको ग्रेफाइट की। ठीक है, अच्छा अब जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की ये प्रॉपर्टी, मैं ग्रेफाइट की ज़रा यहाँ पे शेप बनाता हूँ, मार्कर को ज़रा पतला कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं ग्रेफाइट बना रहा हूँ, यहाँ पे उसके एटम्स, अच्छा ग्रेफाइट भी एग्जांपल में आता है, माइका भी आता है, पहले ग्रेफाइट डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने कहा ग्रेफाइट के ना बीच में इस तरह इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके आपके पास यहाँ पे एटम्स थे और उन एटम्स की लेयर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिसको मैं ये माइनस से शो कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरे पास एक ग्रेफाइट का पीस है। अब नेक्स्ट ये आता है कि मैंने ग्रेफाइट को ऐसा कंडक्टर यूज़ करना है, इसमें से करंट फ्लो कराना है, तो मुझे कोई ना कोई वायर्स कनेक्ट करनी पड़ेंगी। अब वायर्स कनेक्ट करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ग्रेफाइट से इस तरह वायर्स निकाल लूँ, एक मेथड। दूसरा मेथड ये है कि मैं ग्रेफाइट में से इस तरह वायर्स निकाल लूँ। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है और ये वाला फर्स्ट मेथड। अब आप मुझे बताओ कौन सा मेथड सूटेबल होगा? तो सूटेबल होगा फर्स्ट मेथड। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनकी लेयर्स के पैरेलल प्रेजेंट हैं ये बीच में, तो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह मूव करना आसान है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि रास्ते में जो है एटम्स एक हिंड्रेंस पेश करेंगे, रुकावट पेश करेंगे। ठीक है, तो देखो वही बात आई, इस अगर हम इस तरह करंट पास कराएं तो करंट आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस तरह करंट पास कराऊं तो करंट पास नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो मटेरियल है ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक। अगर कोई मटेरियल जो, सॉरी, एनआइसोट्रॉपिक,
अगर कोई मटेरियल डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करे। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो मेजॉरिटी एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब उनकी जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन अलोंग विच दे आर मेजर्ड। ठीक है, वही जो मैंने अभी डायग्राम में समझी। लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं ये मेजॉरिटी आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब आइसोट्रॉपिक एनआइसोट्रॉपिक का ऑपोजिट है, मतलब ये हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करेगी। नेक्स्ट ये पॉइंट है क्रिस्टलाइन का। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू होगी, उस वैल्यू पे जाके वो सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा। उससे पहले अगर आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करो या उसके करीब करीब भी प्रोवाइड करो तो वो मटेरियल मेल्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम क्लोराइड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड को इस टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको 799 भी प्रोवाइड करोगे ना तो ये मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं। वो डिफरेंट बिहेवियर ऐसा क्यों शो कर रहे हैं कि उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है, फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में एग्जिस्ट करता है। रेंज का मतलब अब जिस तरह एमोर्फस सॉलिड्स की टाइप्स में आता है कि आपके एग्जांपल में आता है ग्लास, शीशा जो होता है आप घर में यूज़ करते हो। तो शीशे का अगर आपसे कोई मेल्टिंग पॉइंट पूछे ना तो शीशे का मेल्टिंग पॉइंट है ही नहीं, वो उसमें रेंज में एग्जिस्ट करता है। जिस तरह आपको मैं समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट है 200 से लेकर 250। तो देखो ये एक रेंज में, जो कि कम से कम वैल्यू 200 है और ज़्यादा से जो ज़्यादा वैल्यू है वो 250 है। तो एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होता है जिसमें वो मेल्ट होते हैं, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी ग्लास की। और ऐसा प्रॉपर्टी बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इनमें जो बॉन्डिंग है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जिनमें बॉन्डिंग इक्वली स्ट्रॉन्ग ना हो ना वो मटेरियल्स ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, और जिनमें तमाम बॉन्ड्स इक्वली स्ट्रॉन्ग हों वो मटेरियल्स जो हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। अच्छा, अब एक बड़े मज़े का पॉइंट है नेक्स्ट जो थोड़ा समझने वाला भी है, वो है एक ऑर्डर के बारे में। अब ऑर्डर क्या चीज़ है? अब ये ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है कि कोई चीज़ प्रॉपरली ऑर्डर है या नहीं। ये है, दो वर्ड यूज़ हो गए, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। ठीक है, अब ज़रा देखो इस चीज़ को। शॉर्ट रेंज मैंने ये कहा, शॉर्ट रेंज क्या होती है? शॉर्ट रेंज हम उसको बोलते हैं जिस आप किसी चीज़ को बहुत करीब से देखो और वो चीज़ आपको प्रॉपरली अरेंज नज़र आए, उसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज क्या है? लॉन्ग रेंज कहती है किसी चीज़ को आप दूर से देखो और आपको वो प्रॉपरली अरेंज नज़र आए, उस चीज़ को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कोई चीज़ आपको दूर से भी रेंज एक नज़र आ रही है, कोई चीज़ करीब से भी आपको रेंज नज़र आ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल आप थोड़ा सा इस तरह इसको आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। समझ लो कि तीन तीन ना स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हुए, दो ग्रुप, तीन स्टूडेंट्स खड़े हुए एक जगह, एक उसी के साथ तीन स्टूडेंट्स खड़े हुए। ठीक है, लेकिन उसके साथ पाँच का ग्रुप है, उसके पीछे तीन चार का ग्रुप है, फिर उसके आगे और कुछ छः का ग्रुप है। ठीक है, तो अगर आप दूर से देखोगे ना तो आपको प्रॉपर अरेंजमेंट नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं अरेंजमेंट नज़र आ रही? आपको दूर से स्टूडेंट्स कहीं पे कोई पाँच नज़र आ रहे हैं, कहीं पे छः नज़र आ रहे हैं, कहीं पे सात नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप करीब से आके देखो तो देखो तीन का जो ग्रुप था वो प्रॉपरली अरेंज्ड है ऑर्डर में, उसके साथ वाला भी तीन का अरेंज में है ना? तो आपने करीब से देखा तो आपको कुछ कुछ अरेंजमेंट नज़र आई, लेकिन आपने उस चीज़ को दूर से देखा तो कोई अरेंजमेंट नज़र नहीं आई, है ना? इस चीज़ को बोलते हैं शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है समझ लो, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि समझ लो तीन तीन के ग्रुप हैं, तीन स्टूडेंट्स, उसके आगे भी तीन स्टूडेंट्स, उससे आगे भी तीन स्टूडेंट्स, उससे आगे भी तीन स्टूडेंट्स। तो इसको अगर आप करीब से देखोगे तब भी रेंज में नजर आएगी, दूर से देखोगे तब भी रेंज में नजर आएगी। तो आप ये कहते हो कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये शॉर्ट रेंज भी होते हैं और ये लॉन्ग रेंज भी होते हैं। ठीक है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स ऐसा नहीं है। एमोर्फस सॉलिड्स को अगर आप दूर से देखो ना तो कोई अरेंजमेंट नज़र नहीं आती, तमाम एटम्स आपको रैंडम नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जो इनको अगर आप करीब से जाके जाके देखो तो आपको इनमें अरेंजमेंट नज़र आती है, बहुत करीब से जाके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप करीब पे जाके देखो तो अरेंजमेंट नज़र आएगी। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे मजीद डिस्कस भी करेंगे कि ऑर्डर को और थोड़ा डिटेल में। नेक्स्ट है कि असल में अब क्रिस्टलाइन भी सॉलिड्स की टाइप्स है, एमोर्फस भी क्रिस्टल अल्कलाइन की
सॉरी, आखिर यहाँ पे अमॉर्फस भी टाइप है, क्रिस्टलाइन भी टाइप है। तो असल में प्रॉपर सॉलिड्स कहलाने के हकदार कौन है? ठीक है, तो वो होते हैं क्रिस्टलाइन। सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ को जो जस्टिफाई कर रहे हैं ना, जो सॉलिड्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको प्रॉपर्ली जो जस्टिफाई करते हैं वो क्रिस्टलाइन। देखो एग्जांपल आपको देता हूँ, आप ये पढ़ते हो कि सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती है, ठीक है। अब देखो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो क्रिस्टलाइन है, क्योंकि एमॉर्फस की हमने कहा कोई प्रॉपर डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन के बारे में कहा जाता है कि दे आर कंसीडर्ड ट्रू एंड स्टेबल सॉलिड्स। ट्रू मतलब ट्रू तो इस सेंस में है कि ये वाकई हकदार हैं, और स्टेबल सॉलिड्स हैं। स्टेबल सॉलिड्स मतलब स्टेबल वर्ड इस सेंस में यूज हुआ है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, कि इनका ये स्टेबल सॉलिड्स हैं, ये अपने खास टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होंगे, ये वैसे आम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते, ठीक है। और एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो सॉलिड्स नाम तो लगा हुआ है, बट दे आर नॉट रिगार्डेड टू बी ट्रू एंड स्टेबल सॉलिड्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में जो हैं वो मेटल्स आते हैं सारे, ठीक है, और कैरेमिक्स हैं। कैरेमिक्स क्या है? जो मटेरियल्स डिफरेंट मटेरियल से मिलके बने, जिसका कैरेमिक्स की एग्जांपल दी जाती है आपके घर की प्लेटें, जो आप घर में प्लेटें यूज़ कर रहे होते हैं वो सारी कैरेमिक्स की मिलके बनी है। तो कैरेमिक्स में एक और वर्ड यूज़ होता है जिरकोनिया। अब जिरकोनिया जो है वो जो आप अपने टीथ में ब्रेसेस यूज़ करते हो ना, वो जिरकोनिया का बना होता है। तो मैंने साथ लिखा भी है कि जिरकोनिया एक ऐसा मटीरियल है जो कि क्राउन, उसको हम ब्रेसेस कहते हैं लेकिन असल में जो मेडिकल की टर्म्स में उसको क्राउन ऑफ टूथ कहते हैं, ठीक है। वो एक दांतों का ताज होता है वो। और आयनिक सॉलिड्स भी क्रिस्टलाइन की टाइप में आते हैं, सुक्रोज, डायमंड, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या चीज़ होती है? जो घड़ियाँ बनाने में ना क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं कुछ, तो जो बहुत कॉस्टली जो वॉचेस होती हैं उनमें क्वार्ट्स के क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एमॉर्फस की टाइप्स। और एमॉर्फस की टाइप्स में सारे ग्लास, रबर, जेल्स, प्लास्टिक, सिलिका क्या है? ये रेत, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये भी उसमें आता है। और पॉलीमर्स, ये भी एमॉर्फस। अच्छा, अब आपके पास पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स आगे हम देखेंगे, ये ऐसे कंपाउंड जो छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलके बने हों उनको पॉलीमर्स नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस में तकरीबन ये मैंने 7-8 पॉइंट लिखे हैं, आपने कोई से 4 पॉइंट्स, और पॉइंट्स याद करते हुए एक तो डेफिनेशन लाजमी हो और एक एग्जाम्पल लाजमी हो। और अगर आप मुझसे पूछोगे कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए, तो पहला तो डेफिनेशन हो गया, थर्ड जो हो गया वो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हो गया, और फोर्थ पॉइंट जो हो गया वो अब ऑर्डर के बारे में हो गया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट तो डेफिनेशन आपने एग्जाम्पल देनी ही देनी है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स अच्छे हैं जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें अगर आप डायग्राम देखो तो डायग्राम में भी आपको क्लियर हो रहा है, क्रिस्टलाइन में देखो प्रॉपरली अरेंजमेंट है, तमाम एटम्स अरेंज्ड हुए हैं। लेकिन अमॉर्फस में देखो, अब देखो वही पॉइंट जो कि आपको मैंने अभी लेक्चर में बताई भी थी, कि अमॉर्फस में एटम्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है, कहीं पे एटम्स करीब करीब हैं, कहीं पे एटम दूर दूर हैं, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो इक्वली स्ट्रेंथ नहीं है उनकी। लेकिन क्रिस्टलाइन में अगर आप देखो तो वो इक्वली स्ट्रेंथ है, ठीक है। और ये डेफिनेटली सॉलिड्स हैं, और सॉलिड्स में हमें पता है कि एटम सिर्फ कौन सी मोशन करते हैं? वाइब्रेशन। इसलिए लिखा हुआ है कि एटम्स वाइब्रेट इन प्लेस इन अ फिक्स पैटर्न, और उसमें जो है एटम्स जो हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे होंगे लेकिन एक रैंडमली अरेंज वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट टाइम जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को सेपरेट सेपरेट डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अभी तो हमने डिफरेंस देखा ना इनका, नेक्स्ट टाइम हम इनको मज़ीद डिटेल में देखेंगे, इनकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ जो रह गई हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई भी अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या क्यूरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं फ्री होते ही आपको उनके रिप्लाइज प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।